साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे उपग्रहों के प्रकार और उनके लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपग्रहों के प्रकारों के से। तो उपग्रहों के प्रकार यदि हम मोटे तौर पर उपग्रहों को वर्गीकृत करें तो उन्हें तीन प्रकार के उपग्रहों में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले प्रकार के उपग्रह होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। संचार उपग्रह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संचार माध्यमों को क्या करने के लिए, नेटवर्क प्रदान करने के लिए ये उपग्रह स्थापित किए जाते थे। जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल का कम्युनिकेशन इस प्रकार के उपग्रहों पर क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरे प्रकार के उपग्रह होते हैं नेविगेशन सैटेलाइट, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है नौवहन उपग्रह। और ये उपग्रह किस में मदद करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन किसी वस्तु या स्थान की बताने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तीसरे प्रकार के उपग्रह हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिन्हें दूर संवेदी उपग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। और ये पृथ्वी के मानचित्रण, पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनके बारे में बताते हैं। तो मोटे तौर पर तीन प्रकार के सैटेलाइट हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आइए एक एक करके सभी को समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला प्रकार है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जैसा मैंने आपको बताया, रेडियो, मोबाइल, टीवी आदि सभी में जो संचार संभव है वो किसके कारण संभव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण संभव है। कैसे? क्योंकि कोई भी उपकरण जो कार्य करता है, वो उपकरण क्या कार्य करता है, एक उपकरण से दूसरे उपकरण, ये एक उपकरण 1, ये दूसरा उपकरण 2, इनके मध्य किसी भी प्रकार का संपर्क दो तरीके से हो सकता है। पहला संपर्क जो हो सकता है वो हो सकता है वायर के द्वारा, किसी भी वायर के द्वारा। अब वायर के द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए या संपर्क स्थापित करने के लिए यदि पृथ्वी के एक कोने में ये उपकरण है और दूसरे कोने में दूसरा उपकरण है, मान लो ये है मोबाइल 1, ये मोबाइल 1 जो है ये है मान लो भारत में, इंडिया में। इसी प्रकार से दूसरा जो मोबाइल, दूसरे उपकरण की हम बात कर रहे हैं, ये है मोबाइल 2 और ये मान लो कहाँ है, यूएसए में। तो पहला तरीका तो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर को ले जाया जाए, ठीक है, तब इन दोनों उपकरणों के मध्य संबंध स्थापित हो जाए। दूसरा तरीका है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो वायुमंडल में तरंगे हैं, उन तरंगों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाए, उपकरण 1 और उपकरण 2 में संपर्क स्थापित किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा इस्तेमाल किया जाता है, सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इस उपकरण से सिग्नल कहां भेजे जाते हैं, अपलिंक। अपलिंक, अपलिंक मतलब उपकरण से सैटेलाइट को सिग्नल भेजे जाते हैं। अब सैटेलाइट से ये सिग्नल कहां भेजे जाते हैं, वापस नीचे भेजे जाते हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है, डाउनलिंक। डाउनलिंक कह दिया जाता है। तो इस प्रकार अपलिंक और डाउनलिंक के माध्यम से किन्हीं दो उपकरणों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले जो सैटेलाइट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह कहलाते हैं। अब किसी भी संचार प्रणाली, किसी भी संचार उपग्रह की यदि हम कार्य प्रणाली देखें या उसके पूरे सिस्टम को देखें, तो उसमें अनिवार्य रूप से हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं संचार उपग्रह जो प्रणाली होती है उसमें आवश्यक रूप से क्या क्या चीज हमें दिखाई देगी। सबसे पहले सैटेलाइट होगा और उसके अलावा ऐसे दो उपकरण होंगे जिनके मध्य क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। जैसे ये धरातल पर क्या है, पृथ्वी की सतह पर कोई उपकरण है, ठीक है। अब इस उपकरण से क्या भेजना होगा, इस उपकरण से यदि सिग्नल भेजना है दूसरे उपकरण जो कि यहां स्थित है, ठीक है, तो एक उपकरण तो किसके रूप में काम करता है, सेंडर के रूप में काम करता है। सेंडर के रूप में सिग्नल को सेंड करेगा। अब सिग्नल को सेंड करने के लिए इस सेंडर पर क्या होना चाहिए, एक ट्रांसमीटर अवश्य लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, ट्रांसमीटर लगा होना चाहिए। ये ट्रांसमीटर इस सेंडर से मैसेज को सिग्नल के रूप में परिवर्तित करके किसके पास भेजता है, सैटेलाइट की तरफ भेजता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, अपलिंक बोल देते हैं। यानी अपलिंक के अंतर्गत ट्रांसमीटर जो कि किस पे लगा हुआ होता है, धरातल पर लगा होता है, उस ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजा जाता है कहां, सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट पे इस सिग्नल को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर अवश्य रूप से लगा होना चाहिए। तो यहां से गया, ट्रांसमीटर से सिग्नल गया, रिसीवर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब इस सिग्नल को वापस दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए या उसी उपकरण तक वापस भेजने के लिए क्या होना आवश्यक होगा, इस उपग्रह में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में एक ट्रांसमीटर क्या होना आवश्यक होगा। क्या आवश्यक होगा, ट्रांसमीटर होना आवश्यक होगा।
ये ट्रांसमीटर अब सिग्नल को नीचे की तरफ उपकरण की तरफ वापस से क्या करेगा, भेजेगा। इसे क्या कह देंगे, डाउनलिंक प्रोसेस कह देंगे। अब नीचे उपकरण के पास में जब ये सिग्नल जाएगा तो इस सिग्नल को ग्रहण करने के लिए उपकरण के पास में धरातल पर वापस क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता धरातलीय जो उपकरण है जिनके मध्य संपर्क स्थापित किया जाना है उनमें भी होना चाहिए और उपग्रह में भी होना चाहिए। सैटेलाइट की तरफ जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है उसे सैटेलाइट ट्रांसपोंडर बोल देते हैं, और टेरिस्टोरियल यानी धरातल पर इस प्रकार की व्यवस्था को टेरिस्टोरियल टर्मिनल बोल देते हैं। और दोनों ही टर्मिनल्स पर क्या होना चाहिए, रिसीवर और ट्रांसमीटर होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट द्वारा संचार स्थापित किया जा सकता है। जैसे टेलीविजन है, मान लो टीवी में, तो टीवी को अपने सिग्नल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, इस टीवी में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होना चाहिए। और जिस सैटेलाइट के पास में सिग्नल भेजे जाते हैं यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वहां पर भी ट्रांसपोंडर और रिसीवर दोनों होने चाहिए। रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों ही होंगे, तब संचार क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। अब पहले यानी जब इनिशियल स्टेज थी, उस इनिशियल स्टेज में इस धरातल से सिग्नल भेजने के लिए, कहां सिग्नल भेजने के लिए, सैटेलाइट की तरफ सिग्नल भेजने के लिए या सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त करने के लिए पहले जो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते थे एंटीना के रूप में, उस एंटीना के रूप में बड़े बड़े जो है वो टावर लगे हुए होते थे। अधिक ऊंचाई के, अधिक क्षेत्रफल के क्या होते थे, टावर लगे होते थे। यानी टेरिस्टोरियल जो टर्मिनल था, धरातल की तरफ जो टर्मिनल था, वो टर्मिनल पहले आकार में बहुत बड़ा होता था। आप देखते होंगे आपके घरों के ऊपर टीवी को क्या सिग्नल प्राप्त करने के लिए कुछ एंटीना पहले लगे हुए होते थे, छतों के ऊपर वो एंटीना लगते थे। लेकिन अब उस एंटीना की व्यवस्था आप नहीं देखते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर इनबिल्ट ही ट्रांसमीटर और क्या कर दिए गए हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर को फिट कर दिया गया है। यानी टेरिस्टोरियल जो टर्मिनल है उनका आकार अब बहुत छोटा कर दिया गया है, और उस छोटे आकार के इस प्रकार के टर्मिनल को क्या बोल देते हैं, वी सेट बोल देते हैं, वेरी स्मॉल एपरेटस बोलते हैं। तो आपने वी सेट टेक्नोलॉजी सुनी भी होगी। तो वी सेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बड़े बड़े एंटेनाओं की जगह इनबिल्ट छोटे एंटेना का प्रयोग किया जाता है, उसी को वी सेट, वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल कहते हैं। और वी सेट में एक्चुअल में होता क्या है, रिसीवर भी होता है और ट्रांसमीटर भी होता है, लेकिन इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के जो सैटेलाइट हैं उनको वो हैं नौवहन उपग्रह। लेकिन इन नौवहन उपग्रहों को देखने से पहले हमें जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसकी कुछ विशेषताओं को देखना है। तो आइए पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट्स की हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कार्य करते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम में कार्य करते हैं। स्पेक्ट्रम का तात्पर्य देखिए, ये हमने देखा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट में एक होता है अपलिंक की व्यवस्था और दूसरी होती है डाउनलिंक की व्यवस्था। अपलिंक और डाउनलिंक जो होता है यानी धरातल पर ट्रांसमीटर और उपग्रह पर रिसीवर, या ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर तो सैटेलाइट पर और धरातल पर रिसीवर के मध्य जो संपर्क स्थापित होता है उसके लिए जो तरंगे चाहिए होती हैं वो तरंगे एक स्पेसिफिक आवृत्ति की होनी चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति या एक विशिष्ट आवृत्ति की होनी चाहिए। और वो विशिष्ट आवृत्ति जिस पर अपलिंक और डाउनलिंक किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम, इस आवृत्ति में मुख्य रूप से माइक्रोवेव तरंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के अंतर्गत जिन तरंगों का उपयोग चैनल के रूप में या माध्यम के रूप में किया जाता है वो किस प्रकार की तरंगे हैं, माइक्रोवेव तरंगे हैं। और इन माइक्रोवेव तरंगों को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, स्पेक्ट्रम कह दिया जाता है। तो ये बात हुई स्पेक्ट्रम की। अब जब डाउनलिंक संपर्क स्थापित किया जाता है यानी सैटेलाइट से उपकरण की ओर, सैटेलाइट से उपकरण की ओर, सैटेलाइट से हमको क्या भेजना है, नीचे धरातल पर क्या भेजना है, सिग्नल जब भेजना है, उस स्थिति में सिग्नल जब भेजता है तो उसको क्या कह दिया जाता है, डाउनलिंक। और इस डाउनलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। किससे कम, अपलिंक। यानी अपलिंक के लिए अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवश्यकता होगी
जबकि डाउनलिंक के लिए कम आवृत्ति की तरंगों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक विशेष बैंड की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक विशेष बैंड, अब ये जो आवृत्ति, विशिष्ट परास की जो आवृत्ति होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, बैंड। और इसी प्रकार का एक बैंड है केयू बैंड फ्रीक्वेंसी। क्या है, केयू बैंड फ्रीक्वेंसी। और जब इस केयू बैंड फ्रीक्वेंसी का प्रयोग अपलिंक या डाउनलिंक के लिए किया जाता है तो जो एंटीना हमें ट्रांसमिशन, सिग्नल के ट्रांसमिशन या रिसीविंग के लिए चाहिए, उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी अपलिंक और डाउनलिंक, यहां पे क्या है, धरातल पर कोई उपकरण है, अब इस उपकरण से हमें क्या भेजना है, सिग्नल भेजने, कहां भेजने हैं, सैटेलाइट। अब यहां सैटेलाइट तक भेजने के लिए इस उपकरण पर क्या होगा, एक तो रिसीवर चाहिएगा और एक क्या होता है, ट्रांसमीटर चाहिए होता है। और ये रिसीवर और ट्रांसमीटर का जब आकार बड़ा होता है तो वो एंटीना के रूप में हमें दिखता है। लेकिन जब सैटेलाइट और उपकरण के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए केयू बैंड की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग, केयू बैंड फ्रीक्वेंसी की तरंगों का प्रयोग यदि किया जाएगा तो हमें बड़े एंटीना की आवश्यकता नहीं होती, छोटे आकार के एंटीना से ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन यदि एसी बैंड फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से संपर्क स्थापित करने के लिए उपकरणों का, तब हमें बड़े आकार का एंटीना चाहिए होता है। तो कई बार आप देखते हैं कुछ जगहों पर आपको बड़े आकार के एंटीना दिखाई देते हैं, जबकि कुछ जगहों पर आपको छोटे आकार के एंटीना दिखाई देते हैं। उनमें फर्क क्या होता है, जहां छोटे आकार के एंटीना है इसका मतलब कम्युनिकेशन के लिए केयू बैंड तरंगों का प्रयोग किया जा रहा है, और बड़े आकार के एंटीना दिखाई दे रहे हैं तो वहां एसी बैंड का इसका मतलब क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में विशेष रूप से कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन कौन से भारत ने स्थापित किए गए हैं। तो भारत की जो उपग्रह संचार प्रणाली है, जो कि किससे संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, संचार से संबंधित है, उस भारत की संचार प्रणाली को क्या बोल देते हैं, इनसैट बोल देते हैं। और इनसैट की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इनसैट नाम के उपग्रहों को भारत में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इन इनसैट प्रणाली के जो उपग्रह हैं इसमें न केवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपितु इस श्रेणी के अंतर्गत कुछ मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले सैटेलाइट को भी क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में भारत के द्वारा स्थापित किया जाता है। इनसैट प्रणाली के प्रमुख उपग्रह हैं जो भारत द्वारा अब तक, ठीक है, इतिहास से लेके अब तक जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं इनसैट प्रणाली, इनसैट प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो कौन कौन से हैं, शुरुआत से हम देखें तो वो है इनसैट 1A 1B 1C 1D, उसके बाद में इनसैट 2A 2B 2C 2D TE, इस प्रकार 3 की सीरीज में 3A B C D E, फिर 4 की सीरीज में 4A 4B 4C और 4CR नाम की सैटेलाइट। उसके बाद में कल्पना 1 GSAT 2 3 4 एजुसैट इनसैट ABCDEFG, इसी प्रकार HAMSAA, उसके बाद ANUSAT एनुसैट नाम के जो उपग्रह हैं वो भारत की इनसैट प्रणाली के अंतर्गत कुछ मौसम पूर्वानुमान के लिए और कुछ कम्युनिकेशन के लिए क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो ये बात हुई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की। अब बात करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट की या नौवहन उपग्रह की। नौवहन उपग्रह कौन से होते हैं, ऐसे उपग्रह जो किसमें सहायता करते हैं, नेविगेशन या लोकेशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और नेविगेशन या लोकेट करने के लिए किसी स्थान को, व्यक्ति को, वस्तु को काम में आते हैं, ठीक है। और इस नेविगेशन की जो सैटेलाइट प्रणाली है वो विश्व में यदि हम देखें दो प्रमुख प्रणाली हमें नेविगेशन की दिखाई देती है, एक तो क्या है जीपीएस, ठीक है, और एक ग्लोनास, और एक और प्रणाली अभी हमें देखने को जो मिल रही है वो है गैलीलियो। यानी नेविगेशन सैटेलाइट की वैश्विक रूप से यदि हम बात करें तो जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो, तीन प्रणाली हमें नेविगेशन सैटेलाइट के दिखाई देते हैं। तीनों को ही हम विस्तार से आगे बात करेंगे, तीनों में क्या अंतर होता है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स की। नेविगेशन सैटेलाइट्स की यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है, जैसे हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रणाली जो भारत की थी उसको किस नाम से जाना था, INSAT, इनसैट के नाम से जाना था। उसी तरह भारत की जो नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है उसे IRNSS के नाम से जानते हैं। और IRNSS का तात्पर्य होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम। इस नाम से भारत की नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली को जाना जाता है।
अब भारत की जो सैटेलाइट प्रणाली है, किसकी, नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली, जिसे हमने क्या नाम दिया, IRNSS नाम दिया, उसमें जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो प्रणाली है गगन और SBS। अब ये गगन और SBS क्या होती है? गगन की यदि हम बात करें तो गगन का तात्पर्य है GPS जियो अगमेंटेड नेविगेशन, GPS जियो अगमेंटेड नेविगेशन। अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सामान्य विज्ञान की दृष्टि से क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी को, एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से विज्ञान और तकनीकी को हम पढ़ रहे हैं, ना कि इंजीनियरिंग करने के लिए। तो ये गगन प्रणाली आपको जरूर ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी प्रणाली, दूसरा सिस्टम जो काम में लिया जाता है किसमें, भारत की सैटेलाइट प्रणाली में, वो है SBS, जिसे सैटेलाइट बेस्ड अगमेंटेशन सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ तकनीकी भारत की जो नौवहन प्रणाली है उसमें उपयोग में ली जाती है। अब हमने 3 प्रमुख नौवहन प्रणालियों की विश्व में बात की थी, GPS, गैलीलियो और ग्लोनास। आइए एक एक करके तीनों को हम देख लेते हैं। पहली है GPS, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हो, गूगल मैप से आप किसी वस्तु को लोकेट करते हो, वो GPS प्रणाली है। एक्चुअल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाम की एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, वो पृथ्वी की सतह से 20,200 किलोमीटर के ऊपर, यानी GPS के लिए जो सैटेलाइट सिग्नल देता है वो पृथ्वी की सतह से 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थापित है। इस प्रणाली को नव स्टार भी कहते हैं, NAVSTAR के नाम से भी जाना जाता है, और ये USA अमेरिका की क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है। और इस नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली में 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसीज, 2 प्रकार की आवृत्तियों का प्रयोग कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए या नेविगेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। पहली है L1 आवृत्ति। L1 फ्रीक्वेंसी पे जब किसी वस्तु का, L1 फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हुए किसी स्थान या व्यक्ति की जो लोकेशन पता की जाती है वो सिविल प्रयोग के लिए की जाती है। सिविल प्रयोग मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति या स्थान की लोकेशन को क्या कर सकता है, ज्ञात कर सकता है, और ये कहलाती है SPS, ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम कहलाता है। यानी किसी वस्तु की या स्थान की या आदमी की क्या करता है, लोकेशन देता है, किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग के हिसाब से, इसीलिए स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम कहलाता है। यानी बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या लोकेशन ये नहीं देता, अपितु कुछ मीटर क्या कुछ मिलीमीटर की त्रुटि हमें यहाँ इसमें देखने को मिल सकती है। जबकि दूसरी फ्रीक्वेंसी जो प्रयोग की जाती है नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए वो है L2, और ये मिलिट्री उपयोग के लिए ये क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, और ये होता है PPS यानी प्रेसाइज पोजीशनिंग सिस्टम। मिलिट्री के लिए काम में ले रहे हैं तो क्या करना है, शत्रु पे हमला करना है, उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है, उसकी लोकेशन ज्ञात करनी है, तो वो एग्जैक्ट होने चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर होते ही निशाना साधना कहीं और था और शब्द कहीं और जाता है। इसी कारण ये जो पोजीशनिंग सिस्टम होता है ये PPS प्रेसाइज पोजीशनिंग सिस्टम प्रकार का होता है। तो ये थी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अमेरिका की नौवहन प्रणाली या नेविगेशन सिस्टम। दूसरा है ग्लोनेस नेविगेशन सिस्टम। ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम रूस की क्या है, एक नेविगेशन प्रणाली है, और वहां हमने देखा था कि 20,200 किलोमीटर पर क्या किया गया था, सैटेलाइट स्थापित किया गया था नेविगेशन के लिए। ग्लोनास प्रणाली में जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं वो 19,100 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या किए गए, स्थापित किए गए। तो आपको ध्यान रखना है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उससे भी नीचे क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, किसको, नेविगेशन सैटेलाइट को। ग्लोनास और GPS में मिलिट्री और सिविल दोनों ही उपयोग में ये लिया जाता है। वही सिस्टम होते हैं इसमें भी, SPS स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और PSS प्रेसाइज पोजीशनिंग सिस्टम, दोनों ही प्रकार का उपयोग यहाँ पर लिया जाता है। SPS जब हम सिविल उपयोग में लेंगे, PCS जब मिलिट्री उपयोग में ग्लोनास को लिया जाता है। नेक्स्ट है गैलीलियो। गैलीलियो प्रकार की जो नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है, इसकी स्थापना पृथ्वी से बहुत निकट अर्थात 2300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही की जाती है। 2300 किलोमीटर पर, बहुत नजदीक है पृथ्वी से, यानी ये जो लोकेशन देगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी, सटीक होगी। तो अधिक सटीक किसकी अपेक्षा, ग्लोनास और GPS की अपेक्षा गैलीलियो अधिक सटीक रूप से क्या करता है, लोकेशन प्रदान करता है। और ग्लोनास और GPS दोनों ही टेक्निक का प्रयोग क्या किया जाता है, गैलीलियो के अंतर्गत किया जाता है। चाहे मिलिट्री यूज हो चाहे सिविल यूज हो, दोनों के लिए ये क्या करता है, लोकेशन को
प्रदान करता है। ये थी विश्व की प्रमुख नौवहन प्रणालियां या नेविगेशन सिस्टम। अब तीसरे प्रकार के, दो प्रकार के उपग्रह हम देख चुके हैं। पहले प्रकार के जो उपग्रह हैं हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरे नेविगेशन सैटेलाइट, और तीसरे प्रकार के जो उपग्रह हैं वो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और इन्हें भूप्रेक्षण उपग्रह भी कहा जाता है या अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह भी इनको कहा जाता है। हिंदी में दूर संवेदी उपग्रह भी इनको कह देते हैं। और ये उपग्रह प्रमुख रूप से क्या करते हैं, धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, जल संसाधनों का पता लगाते हैं, वन्य जीव संसाधनों का पता लगाते हैं, और वन्य जीव संसाधनों का पता लगाकर ये वन्य जीव संरक्षण के उपयोग में भी लिए जाते हैं। किसी भी पाइपलाइन में, कोई बड़ी पाइपलाइन जा रही है, उसमें लीकेज का पता भी ये लगा सकते हैं। साथ ही साथ विश्व के विभिन्न स्थानों का मानचित्रण भी ये कर सकते हैं। इतने सारे ये कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सैटेलाइट से कुछ क्या भेजी जाती है, तरंगे भेजी जाती हैं, और वो तरंगे वापस से परावर्तित होकर कहाँ जाती हैं, सैटेलाइट के पास में जाती हैं। और इस परावर्तन में जो तरंगों की वेग या तरंगों की जो प्रकृति परिवर्तित होती है, उस परिवर्तित प्रकृति के आधार पर यह सैटेलाइट पता लगा लेता है कि ये तरंगे पहाड़ से टकरा कर लौटी हैं, जंगल से, घास से, मैदान से, झील से, नदी से, और इस आधार पर पता लगा लिया जाता है कि धरती पर कौन सी जगह कौन सी चीज है। ये है रिमोट सेंसिंग या दूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में दूर संवेदी उपग्रहों के बारे में। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो भारत के कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, IRSS। जैसे हमने देखा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट को क्या नाम दिया था, इनसैट नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इनसैट। उसी प्रकार दूर संवेदी उपग्रह जो प्रणाली है भारत की, उसे नाम दिया जाता है IRSS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम इसे कहा जाता है। और इसके तहत मुख्य रूप से भारत द्वारा जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किए गए हैं वो है कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, IRS-1C, IRS-1D, और उसके अलावा ओशियनसैट। ये कुछ प्रमुख उपग्रह हैं जो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के तहत IRSS सिस्टम के रूप में क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। ये थे उपग्रहों के प्रकार। अब बात करते हैं उपग्रहों के लॉन्च व्हीकल की। अब उपग्रह हैं, देखिए उपग्रह क्या किया जाता है, धरती से लॉन्च किया जाएगा और एक निश्चित कक्षा में जाके क्या हो जाता है, ये स्थापित हो जाता है। तो धरती से इस निश्चित कक्षा में पहुंचाने के लिए, सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक होते हैं, लॉन्च व्हीकल। क्या आवश्यक होते हैं, लॉन्च व्हीकल। यानी लॉन्च व्हीकल पृथ्वी से सैटेलाइट को उसकी कक्षा तक स्थापित करने के लिए लेकर जाते हैं। अब केवल इनका काम क्या होता है कि पृथ्वी से सैटेलाइट को इस कक्षा तक पहुंचाना। तो इस कक्षा तक पहुंचाने के पश्चात इन लॉन्च व्हीकल या इन्हें रॉकेट भी बोल दिया जाता है, इनका अब कोई काम नहीं बचता। इसलिए कक्षा में स्थापित कर देने के पश्चात ये रॉकेट या लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट से टूटकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये जो लॉन्च व्हीकल होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में काम करते हैं। कोई एक स्टेज में, कोई 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। ये स्टेज किस पर निर्भर करती हैं कि किसी सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई तक लेकर जाना है। तो पहले स्टेज में एक ईंधन क्या देगा, ऊर्जा देगा चलने के लिए, दूसरे स्टेज में दूसरा, तीसरे, चौथे, इस तरह से जो प्रक्षेपण यान होते हैं या लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके क्या होते हैं, कुछ चरण होते हैं। उन्हें चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड के नाम से जाना जाता है। और सामान्यतः किसी भी लॉन्च व्हीकल की 3 स्टेजेस होती हैं, जिन्हें स्टेज 1, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड क्या कर दिया जाता है, कह दिया जाता है। और कुछ ऐसे सैटेलाइट जिनको बहुत ऊंचाई पर क्या करना है, स्थापित करना है, उनके लिए साथ में एक बूस्टर रॉकेट का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चरण जो हैं वो क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी से क्या करना है, पृथ्वी से मान लो क्या करना है, किसी कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करना है। तो पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर जाकर क्या होगा, रॉकेट का एक भाग जैसे जैसे अब ये पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, तो जितना हल्का होता जाएगा उतना ही आसान होता जाएगा ऊपर जाना। तो क्या होना चाहिए, पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई पर जाकर एक भाग यदि लॉन्च व्हीकल का या रॉकेट का टूट कर गिर जाए तो ये हल्का हो जाएगा, फिर दूसरा भाग एक स्थान पर जाकर, फिर तीसरा भाग, इस तरह से कुछ भाग टूटकर लॉन्च व्हीकल के जब गिरते रहते हैं तो उन्हें स्टेज की संज्ञा दे दी जाती है।
पहली स्टेज यहां तक, दूसरी स्टेज यहां तक, तीसरी स्टेज यहां तक, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को स्टेज 1 2 3 4 कहते हैं। चित्र के माध्यम से और ज्यादा इसे हम विस्तृत रूप से समझेंगे, लेकिन उसके अलावा हम देखें, जब भी लॉन्च व्हीकल ऊपर की ओर जाता है किसी भी सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करने के लिए, तो उसे क्या आवश्यकता होगी, ईंधन की आवश्यकता होगी। और उस ईंधन को, यानी लॉन्च व्हीकल के ईंधन को क्या कह दिया जाता है, प्रोपोलेंट्स कह दिया जाता है। अब प्रोपोलेंट्स अकेला ही केवल सैटेलाइट को गति नहीं प्रदान कर सकता, प्रोपोलेंट्स को अपने साथ में ऑक्सीडाइजर की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये थे लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल के जो ईंधन है वो प्रोपोलेंट, और प्रोपोलेंट को किसकी आवश्यकता, ऑक्सीडाइजर के साथ में आवश्यकता होती है। अब इस इमेज के माध्यम से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस इमेज को, यदि हम सेंट्रल में लेके आए तो देखेंगे हम, ये देखिए ये जो इमेज है इसमें यदि हम बात करें तो आपको लॉन्च व्हीकल के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट है इंजन, कौन सा, इंजन। अब फर्स्ट स्टेज ये आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्टेज ये आपको दे रहा है, सेकंड स्टेज, फिर आपको थर्ड स्टेज, और फिर फोर्थ स्टेज। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, और ये जगह किसकी हो गई, सैटेलाइट की, किसकी, सैटेलाइट। यहां पर सैटेलाइट क्या गया, रख दिया गया। ये लॉन्च व्हीकल है। अब ये जैसे ही क्या होता है, स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है पृथ्वी से। पृथ्वी से ये कहां बढ़ने की, कक्षा की तरफ जाएगा। पृथ्वी से कक्षा की तरफ ये जाएगा तो होता क्या है, सबसे पहले पहला पार्ट टूटकर क्या हो जाता है, यहां से ये टूट गया, यहां से टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी अब कितना पार्ट बचा, ऊपर जाने के लिए इतना ही भाग। दूसरी स्टेज में यहां से टूट जाएगा, तीसरी स्टेज में यहां से, और कक्षा में पहुंचकर यहां से, यानी ये भाग जो सैटेलाइट वाला है वो अब क्या हो जाएगा, कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। तो इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, स्टेज। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज में जो लॉन्च व्हीकल है उसके कुछ कुछ भाग टूटकर क्या होते जाते हैं, सैटेलाइट से अलग होते जाते हैं। तो ये थी सैटेलाइट को लॉन्च करने की व्यवस्था, जो कि लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। सैटेलाइट जो हमने देखा कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल हैं, जो वाहन काम में लिए जाते हैं, उन्हें लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान हमने बोला था। और वो प्रक्षेपण यान किसके माध्यम से कार्य करते हैं, ईंधन उनमें डालना पड़ता है। उन ईंधन को हमने क्या कह दिया था, प्रोपोलेंट। उन ईंधन को हमने कह दिया था, क्या कह दिया था, प्रोपोलेंट कह दिया गया था। अब ये प्रोपोलेंट कितने प्रकार के होते हैं, मोटे तौर पर 3 प्रकार से। पहला सॉलिड प्रोपोलेंट, जिन्हें ठोस प्रणोदक के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिक्विड प्रोपोलेंट, तरल प्रणोदक। और तीसरा क्रायोजेनिक प्रणोदक, ठीक है, या क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट्स। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड प्रोपोलेंट्स की। सॉलिड जो प्रोपोलेंट होते हैं वो बने हुए किसके होते हैं, कृत्रिम रबर या थाइकोल। और कृत्रिम रबर और थाइकोल के साथ में कुछ एडेटिव और कुछ बाइंडर को इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इनसे मिलकर क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं। इनसे मिलकर ये प्रोपोलेंट बने हुए होते हैं। कौन से, सॉलिड प्रकार के, ठोस प्रकार के प्रणोदक। अब थाइकोल या जो प्राकृतिक रबड़ होता है या कृत्रिम जो रबड़ होता है, उसका जो नाम होता है केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से, वो नाम होता है डाइक्लोरोइथाइलिन और पॉलीसल्फाइड, ठीक है। और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, ये सॉलिड प्रोपोलेंट कहलाता है। किसका, लॉन्च व्हीकल का सॉलिड प्रोपोलेंट कहलाता है। अब सॉलिड जो प्रोपोलेंट होते हैं उनके दहन को यदि एक बार प्रारंभ कर दिया जाए तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। आइए इस लाइन को समझते हैं, क्या डायग्राम के माध्यम से इस लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपको कोई लॉन्चिंग व्हीकल दिखाई दे रहा है। अब इस लॉन्चिंग व्हीकल में ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोल देते हैं, दहन कक्ष बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, दहन कक्ष, या इसे कंब्यूशन चैम्बर बोल देते हैं। दहन कक्ष या कंब्यूशन चैम्बर, दहन कक्ष या कंब्यूशन चैम्बर। अब इस कंब्यूशन चैम्बर में जब क्या किया जाता है, यहां पर आप देखेंगे सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन प्लस दूसरी चीज मैंने आपको बताई क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर। अब दहन जो कक्ष होता है उसमें क्या करा जाता है, एक प्रकार से दहन यानी कि ज्वाला दी जाती है। और ज्वाला दे जाने के साथ में ही ऊपर से क्या आता है, ऊपर से क्या आता रहता है, ईंधन आता रहता है। ज्वाला और ईंधन मिलकर क्या करते हैं, इस लॉन्च व्हीकल को क्या प्रदान करते हैं, प्रणोद प्रदान करते हैं, जिससे ऊपर की ओर ये क्या करता है, गति करता है।
तो एक बार जब इस दहन चैम्बर में हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया किसका दहन, ईंधन का, तो यहां से ईंधन सीधा क्या आ रहा है, इस दहन कक्ष में आ रहा है। तो एक बार स्टार्ट होने के पश्चात ईंधन का प्रयोग एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो इसके पास इसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दहन कक्ष और जो ईंधन कक्ष है वो एक दूसरे के संपर्क में लगातार रहते हैं। तो हम ईंधन की जो सप्लाई है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। जब ये संपर्कित हो जाता है तो एक नियत वेग से ये आगे बढ़ना क्या कर देता है, चालू कर देता है। ये बात हुई हमने किसकी, सॉलिड प्रोपोलेंट। जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे लिक्विड प्रोपोलेंट की। आप देखते हैं लिक्विड प्रोपोलेंट। अब लिक्विड प्रोपोलेंट जो होते हैं उनका जो दहन है उसको नियंत्रित करना, उनके दहन को नियंत्रित करना ठोस जो प्रणोदक होते हैं, सॉलिड जो प्रोपोलेंट होते हैं उसकी अपेक्षा क्या होता है, सरल होता है। और जब दहन नियंत्रण करना सरल है यानी वेग को हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च व्हीकल के वेग को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। तो यहां पृथ्वी से रवाना हुआ, यहां इस कक्षा में इसको जाना है, लेकिन बीच में आवश्यकता पड़ी कि इसके मार्ग को हमें बदलना है। तो मार्ग को बदलने के लिए इसके वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन करने के लिए दहन को नियंत्रण करना पड़ता है। अब दहन को नियंत्रण करना यदि हमने सॉलिड प्रोपोलेंट का प्रयोग किया तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दहन कक्ष और ईंधन कक्ष आपस में संपर्क में रहते हैं। तो वहां एक बार चालू होने के पश्चात दहन को नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन यहां जब हम किसका प्रयोग करते हैं, द्रव ईंधन का प्रयोग करते हैं, तरल ईंधन का प्रयोग करते हैं प्रोपोलेंट के रूप में, तो अब क्या है, इसका मार्ग बदलना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेग को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है वह अभी हम देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। लेकिन उसके साथ ही साथ हम देखें कि ईंधन के रूप में, द्रव ईंधन के रूप में, द्रव लिक्विड प्रोपोलेंट के रूप में जो मटेरियल प्रयोग होते हैं वो होते हैं एल्कोहल, कैरोसिन और गैसोलीन। और ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयुक्त की जाती है तरल ऑक्सीजन। क्या होती है? तरल ऑक्सीजन। अब मैंने आपको बताया इसका दहन को नियंत्रित करना आसान होता है। वो और देख लेते हैं कि आसान क्यों होता है। आइए देखते हैं क्यों आसान होता है इसके दहन को नियंत्रित करना। दहन के नियंत्रित करने की आसानी की यदि हम बात करें तो क्यों आसान होता है इसको हम देखें डायग्राम के माध्यम से। तो यहां हमने देखा था ठोस प्रोपोलेंट। ठोस प्रोपोलेंट में हमने बात की थी सॉलिड प्रोपोलेंट में कि ये जो दहन चैम्बर है ये और ईंधन चैम्बर दोनों आपस में क्या रहते हैं, संपर्कित रहते हैं, इसलिए इनके दहन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हम लिक्विड प्रोपोलेंट की यदि बात करें तो यहां हम देख पाएंगे ये वाला होता है दहन, ये वाला होता है दहन कक्ष। क्या होता है? दहन कक्ष, जहां से दहन प्रारंभ होता है। ठीक है। और इस दहन कक्ष के ऊपर की तरफ क्या होता है, ये ईंधन कक्ष। क्या होता है? ईंधन कक्ष, ईंधन कक्ष, ईंधन कक्ष। और बीच में ये क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर। क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीडाइजर, यानी कह सकते हैं ऑक्सीडाइजर कक्ष होता है। तो ऑक्सीडाइजर कक्ष। अब ये ऑक्सीडाइजर और तरल ईंधन दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों को मिलकर क्या किया जा सकता है, इनका दहन करके फिर क्या किया जा सकता है, प्रणोद उत्पन्न किया जाता है जिससे लॉन्च व्हीकल ऊपर बढ़े। लेकिन यहां इस दहन कक्ष में इस ईंधन का और ऑक्सीडाइजर का आना क्या होता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों चैम्बर आपस में एक दूसरे से संपर्कित नहीं रहते, अपितु क्या रहते हैं, सेपरेट। तो जितनी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो वही क्या ईंधन क्या होता जाता है, यहां नीचे भेजा जाता है। तो यहां पर एक बैरियर होता है, इस बैरियर को यदि बंद कर दिया जाए तो लिक्विड फ्यूल के जो नीचे आने की दर है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। उस दर को परिवर्तित करने से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से हम वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। लॉन्च व्हीकल के वेग को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ये बात करी हमने किसकी, लिक्विड प्रोपोलेंट्स के विषय में। ठोस जो प्रोपोलेंट हैं उनसे क्या अंतर होता है इस चीज को हमने देख लिया, और क्यों इनको नियंत्रित करना अपेक्षाकृत ठोस प्रोपोलेंट की अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। अब लिक्विड जो प्रोपोलेंट्स होते हैं उनके प्रकारों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकारों में लिक्विड प्रोपोलेंट्स को बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपोलेंट। हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपोलेंट यानी हाइपरगोलिक तरल प्रोपोलेंट। इनमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजर और ईंधन का जो संपर्क होता है उस संपर्क के स्टार्ट होते ही क्या हो जाता है, दहन प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जैसे ही ये क्या आएगा, यहां से ईंधन आएगा और जैसे ही ये ईंधन क्या आएगा, इस ऑक्सीडाइजर, यहां पे ऑक्सीडाइजर कक्ष है, ईंधन और ऑक्सीडाइजर कक्ष जैसे ही क्या, ऑक्सीडाइजर जैसे ही संपर्क में आएंगे तो दहन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार के लिक्विड प्रोपोलेंट को तो क्या बोल दिया, हाइपरगोलिक लिक्विड प्रोपोलेंट। और दूसरा होता है मोनोप्रोपोलेंट। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ईंधन और ऑक्सीडाइजर, ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों चैम्बर आपस में क्या रहते हैं, संपर्क में ही रहते हैं, और केवल संपर्क मात्र से ही क्या होता है, इनका दहन नहीं होता है, अपितु दहन करने के लिए दहन कक्ष से इग्निशन करना पड़ता है, एक ज्वाला देनी पड़ती है, तभी क्या होता है, इनका दहन प्रारंभ होता है। इन्हें क्या कह दिया जाएगा, इस प्रकार का जो तरल ईंधन है उसे क्या कह दिया जाएगा, मोनोप्रोपोलेंट कह दिया जाएगा। अब जो लिक्विड प्रोपोलेंट्स या तरल जो ईंधन होते हैं, उन्हें क्या होती है, उनके द्वारा क्या होता है, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। यानी ऑक्सीडाइजर और जब ईंधन मिलते हैं तो उच्च ताप ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और चूंकि उच्च ताप उत्पन्न हुआ है तो उस ताप को नियंत्रित करने के लिए, ताप को नियंत्रित क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ताप उच्च हो गया तो वो हो सकता है लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट को क्या करते, पिघला दे। उस पिघलने के नियंत्रण के लिए वहां पर कूलिंग करनी जरूरी होती है। यानी ईंधन और ऑक्सीडाइजर जब संपर्क में आया, उसका दहन हुआ तो एक उच्च ताप उत्पन्न हुआ। उस उच्च ताप को नियंत्रित रखने के लिए इस लिक्विड प्रोपोलेंट्स में रीजनरेटिव कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। रीजनरेटिव कूलिंग का तात्पर्य क्या है, जो उच्च तापमान उत्पन्न हुआ है उससे किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को, उसका उपयोग किस में कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने में कर लिया जाता है। और इस रीजनरेटिव कूलिंग के लिए क्या किया जाता है, जो दहन चैम्बर, ये कंब्यूशन जो चैम्बर होता है, दहन जो कक्ष होता है, उसके चारों ओर इस टेम्परेचर जो उत्पन्न हुआ है उसके चारों ओर इस तरल लिक्विड को क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिससे रीजनरेटिव क्या होती है, रीजनरेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न हुआ है, किसमें, लिक्विड प्रोपोलेंट के यूज से या उसके दहन से, उसकी रीजनरेटिव कूलिंग यहां पर की जाती है। ये थे लिक्विड प्रोपोलेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्रायोजेनिक प्रकार के प्रोपोलेंट। सबसे उन्नत प्रकार के ये क्या होते हैं, प्रोपोलेंट होते हैं। और अवस्था की यदि बात करें तो ये भी क्या होते हैं, एक प्रकार से तरल प्रकार के प्रोपोलेंट होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या करते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इसलिए ये बाकी के दो प्रोपोलेंट हैं उनसे क्या होते हैं, उनसे कम हानिकारक होते हैं पर्यावरण के लिए, क्योंकि कम प्रदूषण क्या करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण कम उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये उन्नत प्रकार का ईंधन है। क्यों, क्योंकि प्रदूषण तो कम उत्पन्न कर रहा है लेकिन प्रणोद या ऊर्जा अधिक उत्पन्न करता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, प्रदूषण कम करता है, इसलिए ये उन्नत प्रकार के क्या है, प्रोपोलेंट है। और ये सुपर कूल्ड अवस्था में रहते हैं, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सुपर कूल्ड यानी बहुत कम तापमान पर रखा जाता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट कह देते हैं। और सुपर कूल अवस्था में भी ऐसा नहीं है कि ये प्रोपोलेंट जम जाएगा। जैसे हम करते हैं, किसी पदार्थ का तापमान कम कर देंगे, जैसे पानी का तापमान कम कर दिया तो वो बर्फ बन जाता है। लेकिन ये क्रायोजेनिक जो पदार्थ होते हैं, इनका तापमान कितना भी कम कर दिया जाए, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, तरल अवस्था में ही बने रहते हैं। तो ये थे क्रायोजेनिक प्रकार के क्या, प्रोपोलेंट। ये बात हुई किसकी, लॉन्च व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं कि भारत द्वारा कौन कौन से लॉन्च व्हीकल को प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रक्षेपण यानों के माध्यम से भारत अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो इस प्रकार के सैटेलाइट हैं, एक तो इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं, एक तो PSLV और एक GSLV। PSLV की यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्य होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की यदि हम बात करें तो इसका तात्पर्य होता है जियो सिंक्रोनोमस लॉन्च व्हीकल। आइए देख लेते हैं क्या अंतर होता है PSLV और GSLV में। पहले बात करें PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग कब किया जाता है, जब रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग जो कि पृथ्वी के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही इनको स्थापित किया जाता है। इनको यदि उपग्रह में स्थापित करना हो इस प्रकार के सैटेलाइट को, तो कौन सा लॉन्च व्हीकल प्रयोग में लिया जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रयोग में ले जाएगा। पोलर क्योंकि इनको किसमें, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ध्रुवीय कक्षा में यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में चार स्टेज का प्रयोग किया जाता है। स्टेज कौन सी, पहले सॉलिड प्रोपोलेंट, फिर लिक्विड प्रोपोलेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से सॉलिड और लिक्विड प्रोपोलेंट की क्रमशः 4 अवस्थाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में किया जाता है। स्टेज 1 में, स्टेज 1 कौन सी होती है, जब थोड़ी ऊंचाई प्राप्त करे,
फिर और ज़्यादा ऊंचाई और ज़्यादा ऊंचाई, इस तरह क्या चलती है स्टेजेस। हर स्टेज में एक पार्ट जो होता है लॉन्च व्हीकल का अलग हो जाता है। तो पहले स्टेज में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है, यानी धरती से जब चलेगा तो उस स्टेज में जो ईंधन प्रयोग किया जाएगा पीएसएलवी में, वो कैसा होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट होगा। सॉलिड प्रोपेलेंट होगा और उस सॉलिड प्रोपेलेंट को क्या बोल दिया जाता है, HTBP बोल दिया जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन ईंधन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उससे अगली स्टेज में यानी थोड़ी और अधिक ऊंचाई पे अब किसका, लिक्विड प्रोपोलेंट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये लिक्विड प्रोपोलेंट जो सेकंड स्टेज में काम में लिया जाता है पीएसएलवी में, वो है डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन प्लस N2O4 ऑक्सीडाइजर के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें, सेकंड स्टेज में। तीसरी जो स्टेज होती है जिसे स्टेज 3 कहते हैं, यहां पर सॉलिड प्रोपोलेंट का प्रयोग किया जाता है और वापस से किसी का प्रयोग किया जाता है, वही HTBP का प्रयोग सॉलिड प्रोपोलेंट के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज होती है वो वापस से लिक्विड स्टेज प्रोपोलेंट का उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और नाम होता है उसका मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन नाम से क्या किया जाता है, लिक्विड प्रोपोलेंट का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सीडाइजर का क्या होता है, ठीक है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। तो ये थी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 4 स्टेज अवस्थाएं कि कौन कौन सी ईंधन का प्रयोग कौन सी अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम GSLV की। GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जैसा हमने पहला देखा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दूर संवेदी उपग्रहों को स्थापित करने के लिए, इसी प्रकार संचार संबंधी उपग्रह और मौसम संबंधी उपग्रह जो कि कहाँ स्थापित किए जाते हैं, GTO जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य भूतुल्यकालिक और भूस्थितिक कक्षाओं में उपग्रहों को यदि स्थापित करना हो, अधिक ऊंचाई पर उपग्रहों को स्थापित करना हो, तो किसको काम में लिया जाएगा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल को प्रयोग में लिया जाएगा। और ये कितने स्टेज में काम करता है, 3 स्टेज में। पहली स्टेज कैसी होगी, सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी क्रायोजेनिक स्टेज में ये कार्य करता है। क्रायोजेनिक अवस्था क्यों, क्योंकि अधिक प्रणोद की आवश्यकता है, अधिक ऊंचाई तक लेके जाना है। वहां हमने 4 स्टेज देखी थी, लेकिन वो चारों स्टेज क्या थी, या तो सॉलिड थी या लिक्विड थी, क्रायोजेनिक नहीं थी। सॉलिड या लिक्विड किसमें, पीएसएलवी में, जबकि जीएसएलवी में क्रायोजेनिक स्टेज का प्रयोग भी किया जाता है। ये थे पीएसएलवी और जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल्स को हम देख चुके। लॉन्च व्हीकल्स के अलावा सैटेलाइट के प्रकारों को भी हम देख चुके और भारत के संदर्भ में वो सैटेलाइट के प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हमने बात की। अब सैटेलाइट सिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। तथ्यों की बात करें तो सबसे पहला जो सैटेलाइट, विश्व में सबसे पहला जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था जिस देश के द्वारा, वो था रशिया। और स्पुतनिक नाम से इसने क्या किया था, सैटेलाइट को भेजा था अंतरिक्ष में। और उसके बाद स्पुतनिक सेकंड नाम से भी एक उपग्रह को इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा और उस उपग्रह में कुत्ते को भी अंतरिक्ष यान में प्रथम बार क्या किया गया, भेजा गया था। इसी प्रकार जो पहला चंद्रयान मिशन विश्व में लॉन्च किया गया था वो रशिया के द्वारा किया गया था, लूना 3 नाम से। भारत के विशेष संदर्भ में बात करें तो भारत द्वारा जो पहला अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया था, भारत से लॉन्च किया गया था। और आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था, चूंकि सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है, लॉन्च व्हीकल के द्वारा, और भारत के पास उस समय लॉन्च व्हीकल नहीं था, इसलिए भारत ने रशिया के कॉस्मोस रॉकेट को लॉन्च व्हीकल के रूप में प्रयोग करते हुए आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा था। यानी भारत ने रशिया के सहयोग से पहली बार अंतरिक्ष में जो अपना सैटेलाइट है वो स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा भारत द्वारा अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर, यह पहली बार आर्यभट्ट को जब स्थापित किया गया वो रशिया के सहयोग से, भारत द्वारा स्वयं के स्तर पर पहली बार जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था वो था वर्ष 1980। रोहिणी नाम के सैटेलाइट को भारत द्वारा इस समय क्या भेजा गया, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अब भारत ने चंद्रयान जो मिशन है वो कब कब किए, इसके बारे में यदि हम बात करें तो 2008 और 2011 में भारत चंद्रयान संबंधी मिशन स्थापित कर चुका है, जिसके अंतर्गत एक सैटेलाइट को चंद्रमा के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है और वो लॉन्चिंग पीएसएलवी के द्वारा की गई थी। हालांकि वर्तमान में भी कुछ समय पूर्व ही चंद्रयान 3 नाम से एक मिशन जो है वो भारत में स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में अलग से करंट अफेयर्स की कक्षा में हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पहला रॉकेट जो भारत के द्वारा क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम था नाइक एपवास, जो कि 1963 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये थे सैटेलाइट सिस्टम, कौन कौन से प्रकार के
प्रमुख जो है सैटेलाइट हैं वो नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के सैटेलाइट में हमने बात की और अंत में हमने देखा सैटेलाइट से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो इसी के साथ सैटेलाइट से संबंधित जो आज की हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।